अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमजा अब्दुल सत्तार एक दफ़ा फिर आप लोगों को वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपके इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न फाइलिंग के कोर्स में आज हमारे सेशन में हम बात करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड। वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। अच्छा, आप आज तक की जो हमने जो डिस्कशन किया है उसमें हमने बात की है एनटीएन रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की, फिर एनटीएन एनरोलमेंट के हवाले से हमारा डिस्कशन रहा, फिर टैक्स प्रोफाइल में चेंजेस के हवाले से बात की, फिर हमने सारी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम को कवर किया कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट इनकम अर्न कर रहे हैं या आप जो है वो बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं, और फिर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हैं जिसमें हमने खास तौर पे दो चीज़ों को डिस्कस किया, कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ को। उसके बाद फिर प्रॉफिट ऑन डेब्ट के हवाले से डिस्कशन रहा और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से डिस्कशन रहा। आज हम इन सारी सोर्सेज ऑफ जो इनकम हैं इनको हम अपनी वेल्थ के अंदर एक्यूमुलेट करके दिखाएंगे कि इनकी मदद से आप किस तरह वेल्थ स्टेटमेंट अपनी तैयार कर सकते हैं। अगर आपने जो है वो रिटर्न के हवाले से हमारी सारी वीडियोस देख ली हैं और आपको रिटर्न फाइल करने आ चुका है, और आज अगर आप ये वेल्थ स्टेटमेंट जो है अगर इसको फाइल करना भी सीख लेंगे तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि अपना रिटर्न बगैर किसी की हेल्प के खुद फाइल कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो वेल्थ स्टेटमेंट के लिए जो है वो पहले ये देख लेते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना किसको लाजमी है। वेल्थ स्टेटमेंट पाकिस्तान में उस बंदे को फाइल करना ज़रूरी है जो कि पाकिस्तानी रेसिडेंट हो। रेसिडेंट के हवाले से हमारा डिस्कशन हो चुका है कि जो 184 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में मौजूद हो या पिछले 4 सालों के अंदर 365 दिन पाकिस्तान में रहा हो। एक तो जो रेसिडेंट है उसको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना ज़रूरी है। अगर अगर आपकी पाकिस्तानी सोर्स इनकम है, आप नॉन रेसिडेंट है और पाकिस्तानी सोर्स इनकम है आपकी, तो आप सिर्फ एज अ नॉन रेसिडेंट अपना पाकिस्तान में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसमें पोर्टल में एक ऑप्शन होता है एट्रीब्यूट्स के अंदर, अगर वहां जाके आप लिख देंगे कि नॉन रेसिडेंट तो फिर वो आपसे वेल्थ स्टेटमेंट नहीं मांगेगा। अगर वहां पे आपने रेसिडेंट लिखा हुआ रह गया तो फिर आप जब तक वेल्थ स्टेटमेंट नहीं अपनी फिल करेंगे वो आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम इसको भी देख लेंगे कि किस तरह अगर आप एज अ नॉन रेसिडेंट है पाकिस्तान में तो किस तरह आप बगैर वेल्थ स्टेटमेंट के अपना रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप रेसिडेंट है तो फिर आपको अपना वेल्थ स्टेटमेंट पाकिस्तान में फाइल करना जरूरी है रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। अच्छा, और आपके वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होंगी उसको एक दफा देख लेते हैं। जितने भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, चाहे वो आपके हों, आपके बच्चों के हों, आपके चिल्ड्रन के हों, या वो लोग जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, अगर वो अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहे, तो वो सारी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कवर होंगी। वो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज आपके वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज होंगे। अगर आपने साल के बीच में कोई एसेट अपना ट्रांसफर किया है तो उसकी डिटेल्स जाएगी। कोई प्रॉपर्टी थी जो आपने सेल आउट कर दी, उसके ऊपर गेन हुआ, उसकी डिटेल्स जाएगी। उसकी जो कंसिडरेशन आई है उससे रिलेवेंट डिटेल्स जाएगी। और फिर सारे आपके और आपके घर वालों के एक्सपेंडिचर्स वेल्थ स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होंगे कि आपका कितना पर्सनल खर्चा हुआ, कितना आपका एजुकेशन पे खर्चा हुआ, अगर आपने ट्रैवलिंग की है तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, देखिए खर्चे में जो है वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप कितना एक्सपेंस में दिखा रहे हैं, तो क्या इससे आपकी वेल्थ स्टेटमेंट कम होती है। लेकिन एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जैसे आपकी ट्रैवलिंग है, बाकी एक्सपेंस तो आप दिखा सकते हैं अपने लिहाज से आगे पीछे करके, लेकिन जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं जिसमें जैसे आपकी एयर टिकट्स हैं जिनके ऊपर टैक्स कटा है, या स्कूल की वो फीस है जिसके ऊपर टैक्स कटा है, ऐसे एक्सपेंस आपको पूरे डिस्क्लोज करना जरूरी है, तो क्या वो एफबीआर कभी भी ट्रेस कर सकता है। तो ऐसे एक्सपेंस मेरा मशवरा ये होगा कि पूरे के पूरे आप अपने वो वाले एक्सपेंस को डिस्क्लोज कर दें। अच्छा, कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपना एफटीआर का रिटर्न फाइल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उनकी सिर्फ डिविडेंड इनकम है तो वो एफटीआर का रिटर्न फाइल करते हैं, उनको नॉर्मल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। फिक्स इनकम का एक रिटर्न होता है सेक्शन 115(4) का, यहाँ उसका जिक्र है कि वो वाला रिटर्न वो फाइल करते हैं, तो उनको भी अपने रिटर्न के साथ वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जमा कराना जरूरी है। अच्छा, अगर किसी बंदे ने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करा दी अपने रिटर्न के साथ और अगर वेल्थ स्टेटमेंट में कोई गलती हो गई तो उसका क्या ऑप्शन है। तो वेल्थ स्टेटमेंट इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को जब चाहे रिवाइज कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई, कोई बैंक अकाउंट मिस हो गया, कोई बैंक अकाउंट का बैलेंस गलत रिपोर्ट हो गया, तो आपको वेल्थ स्टेटमेंट को कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। उसका भी इंशाल्लाह हम आज के सेशन में कवर करेंगे कि अगर मैंने वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट कर दी है और अपनी मैं वेल्थ स्टेटमेंट को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं किस तरह पोर्टल पे कहाँ जाके अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकता हूँ। अच्छा, ये हमने देख लिया कि नॉन रेसिडेंट जो है उसको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ अपनी पाकिस्तानी सोर्स इनकम जो है उससे मुतालिक डिटेल्स देने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये वेल्थ स्टेटमेंट जो फाइल होती है ये किस तरह की होती है।
बहुत से लोग सवाल करते हैं हमें समझ में नहीं आ रही वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में, किस तरह फाइल होगी, किसमें क्या क्या चीजें जाएंगी। देखिए वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली आपकी बैलेंस शीट है। जैसे कंपनी आपकी बैलेंस शीट बनाती है अपनी, इस तरह वेल्थ स्टेटमेंट भी आपकी बैलेंस शीट है। माशाल्लाह हमारे जो जितने भी ऑडियंस है वो सारे जो है ACC वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने जो है वो बैलेंस शीट कंपाइल करना तो सबको आती ही है। तो वेल्थ स्टेटमेंट एक तरह की आपकी इंडिविजुअल बैलेंस शीट कह लें। उसमें आपके सारे एसेट्स रिपोर्ट होंगे और जो है वो जितने भी जो है आपने जितनी जो इनकम है वो रिकंसिलेशन के अंदर आपकी सारी इनकम आएंगी, सारे एक्सपेंसेस आएंगे। उसके बाद जैसे रिजर्व्स की फिगर निकल आती है ना, और वो रिजर्व्स की फिगर जाके बैलेंस शीट में पुट हो जाती है, इस तरह वहां से आपकी रिजर्व्स की फिगर निकल जाएगी, यानी कि नेट वेल्थ आपकी इस साल की कितनी है और नेट वेल्थ आपकी पिछले साल की ओपनिंग वेल्थ के अंदर ऐड हो जाएगी। और फिर आप अपनी समरी बता देंगे, यानी कि अगर आपकी वेल्थ है ओपनिंग वेल्थ थी 5 लाख रुपए, इस साल आपने इनकम अर्न की नेट ऑफ एक्सपेंसेस 4 लाख रुपए की, तो आपकी टोटल वेल्थ हो गई 9 लाख रुपए। फिर उसका ब्रेकअप बता देंगे कि 9 लाख रुपए में आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं, बैंक बैलेंस कितना है, कैश आपके पास कितना पड़ा हुआ है। इस 9 लाख का ब्रेकअप क्या है वो आप एक जगह पर डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि अगर मैंने अपनी सारी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम भर दी है, जो मेरा टैक्स बनता था वो जमा करा दिया है, तो मैं उन सबको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर किस तरह डिस्क्लोज करूंगा। हमने पोर्टल लॉगिन कर लिया। अब देखें पोर्टल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारी मुख्तलिफ स्ट्रीम्स की इनकम आ रही है। मैं यहाँ पर सैलरी इनकम डाल देता हूँ। डाल दो, जीरो इतनी सैलरी नहीं है आज के दौर में हमारी किसी। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम डली हुई है जी। प्रॉपर्टी इनकम ये हमारी पिछले सेशन में बात हुई थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हवाले से। अच्छा देखिए, अभी जो पोर्टल का ये जो पेज है कंप्यूटेशन वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट फिल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक चीज, तो यहाँ पर आपकी टोटल इनकम लिखी हुई आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। देखिए ये आपकी आ गई नॉर्मल इनकम, टोटल इनकम 11,50,000। ठीक है, अब ये जो 11,50,000 आई है, ये इनकम आपकी है, ये वो वाली इनकम है जो आपकी नॉर्मल टैक्स से पर्टेन करती है। ठीक है ना, इसमें आपकी सैलरी आ गई और इसमें आपकी बिजनेस इनकम आ गई। ये जो इनकम है 11,50,000, ये नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम है कि आपने यहाँ से 11,50,000 रुपए उठाए, अब वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर गए, रिकंसिलेशन के अंदर गए, और रिकंसिलेशन में अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर पहले ये दे रहा है कि नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर आपके कितने हैं। ठीक है, अगर आप पहले से फाइलर हैं, पिछले साल आपने रिटर्न भरा, ये मैंने वो केस उठाया है जो पहले से फाइलर नहीं है, उसकी एक वजह है उठाने की, वो मैं आगे जाके इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करूंगा। ये नेट एसेट प्रीवियस ईयर कैसे डाले जाए, कितने डाले जाए। लेकिन अगर आप पहले से फाइलर हैं और रिटर्न भरते बार हैं, तो ये वाली फिगर वो पोर्टल खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। आपको उसके बाद ये वाली चीजें फिल करनी होगी और फिर हम नेट एसेट करंट ईयर पे पहुंच जाएंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इनफ्लोस के अंदर। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द करंट ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इनकम डिक्लेयर्ड फॉर द ईयर एग्जाम फ्रॉम टैक्स, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसिप्ट्स, यानी कि जो फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। ठीक है, ये 3 इनकम आ गए। फिर फॉरेन रेमिटेंस अगर किसी की आई है तो वो, इनहेरिटेंस से आपको कुछ मिला है तो वो, कोई गिफ्ट मिला है, या डिस्पोजल ऑफ एसेट्स के ऊपर आपको कोई गेन हुआ है प्रॉपर्टी के अलावा, तो वो आप इधर डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, अच्छा अभी जैसे हमारी बात हुई थी इनकम फ्रॉम द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, ये अभी हमने वाली फिगर वहां से उठाई थी, ये मैंने इस पोर्टल में इस जगह पे डाल दी। ठीक है, कैलकुलेटर दबा देंगे, ये फिगर अब मेरी एसेट्स का पार्ट बन गई, मेरे इनफ्लोज में ऐड हो गई। अच्छा, आपको जो भी इनकम उठानी है आपने कंप्यूटेशन की फील्ड पे जाके, क्योंकि वहां पर सारी इनकम का टोटल आ रहा होता है, आपने जो भी इनकम उठानी है वो कंप्यूटेशन के टैब में जाके उठानी है। अच्छा देखिए, अब एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ये फाइनल टैक्स कौन सी आ रही है। अब ये देखिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये 6 लाख रुपए है, ये फाइनल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 5 लाख रुपए, ये भी फाइनल है। ये टोटल इनकम मिला के हो गई 11 लाख रुपए। ठीक है, मैंने ये 11 लाख रुपए यहाँ से उठा के इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स में ये ऐड कर दी। यहाँ पर एक सवाल है जो दोस्त आप लोग की
हो सकता है जहनों में हो कि इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में मैं क्या लिखूंगा। अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हैं तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो आपका मेडिकल अलाउंस है वो जैसा हमारी सैलरी की उसमें डिस्कशन हुआ था कि बेसिक सैलरी का 10% तक मेडिकल अलाउंस होता है, वो सैलरी अपनी जो आपकी टैक्स एग्जेम्प्ट है वो आप यहाँ डाल देंगे। ऐसा कैपिटल गेन सिक्योरिटीज के ऊपर जो आपको 5 साल से ज्यादा जो आपने सिक्योरिटीज होल्ड कर ली हैं उसके ऊपर जो आपको गेन हुआ है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज जो 5 साल से ज्यादा हैं, जिनके ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था कि उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 5 साल से ज्यादा टैक्स एग्जेम्प्ट है, वो वाला गेन भी आप यहाँ पर शामिल कर देंगे। ठीक हो गई बात, ये हमारे इनफ्लोज में ऐड हो जाएगा। अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है, अपने पेरेंट्स से मिला है, किसी भी ब्लड रिलेटिव से मिला है और वो उसकी शर्त ये है गिफ्ट की कि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू हो। अगर गिफ्ट कैश फॉर्म में मिला है तो देखें वो टैक्स की ऑर्डिनेंस में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगा। गिफ्ट बैंकिंग चैनल के थ्रू मिला है, अब्बू ने आपको पैसे दे दिए, चेक के थ्रू दे दिए और बोला ये रख लो, वो अब्बू के रिटर्न में पैसे डिस्क्लोज थे, वो अब गिफ्ट एज अ गिफ्ट आपको मिल गए तो आप अपने गिफ्ट में एज अ इनकम उसको एसेट्स के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर रिकंसिलिएशन के अंदर आप उसको गिफ्ट में दिखा सकते हैं। फॉरेन रेमिटेंस, किसी के फैमिली मेंबर अब्रॉड हैं, उन्होंने उनको पैसे भेजे, फॉरेन रेमिटेंस जितनी भी भेजेंगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ना उसके ऊपर पूछगछ है। हाँ, अगर फॉरेन रेमिटेंस, ये मैं आपको बता दूं, अगर वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है कि आपको किससे मिले हैं, किस फॉर्म में मिले हैं, और उससे रिलेटेड एविडेंस जो पीआरसी वगैरह होती है, प्रोसीजर रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपसे ले सकती है। अगर फॉरेन रेमिटेंस 50 लाख रुपए से कम है तो इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको कोई सवाल नहीं आएगा। आप वो फॉरेन रेमिटेंस पूरी की पूरी जो आपके अकाउंट में गिरी है वो उठा के यहाँ इस कॉलम में डाल सकते हैं, वो आपके पूरे वाइट पैसे हैं, ना उसके ऊपर कोई टैक्स है। अगर आप देखेंगे तो वो इनकम के अंदर कहीं भी रिटर्न ऑफ इनकम में कहीं उसकी बात नहीं हुई, वो डायरेक्ट आपने उठा के अपनी वेल्थ में डाल देने हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं। अगर किसी बंदे की, यहाँ एक और सवाल आता है कि अगर कोई इनकम नहीं है, सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस है, वो बंदा क्या करेगा, वो रिटर्न ऑफ इनकम को नील फाइल कर देगा, उसमें किसी भी जगह कुछ नहीं लिखेगा, डायरेक्ट अपनी वेल्थ में आएगा, फॉरेन रेमिटेंस जो उसकी आई है वो इनफ्लोज में डालेगा, जो खर्चे हो गए पर्सनल एक्सपेंसेस वो माइनस कर देगा, नेट एसेट्स आज की डेट पे उसकी वेल्थ है। ठीक है, फॉरेन रेमिटेंस अगर आपकी होगी तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छा देखेंगे पर्सनल, अब आप ये आउटफ्लोज पे अब हम आ जाते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस का जो टैब है ये देखेंगे तो ये ब्लू हुआ हुआ है, वो क्यों ब्लू हुआ हुआ है ये मैं किस तरह लिखूंगा, तो कि पर्सनल एक्सपेंसेस का अलग से इधर लेफ्ट पे कॉर्नर पे टैब मौजूद है। पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर सारे एक्सपेंसेस उन्होंने दे दिए, जो जो आपके साल के खर्चे हुए हैं वो आप अपने सारे खर्चे यहाँ पर बता दें। ठीक है, अगर अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बिल वगैरह, वाटर के बिल वगैरह वो आपके अबू भरते हैं तो वो आपको अपने रिटर्न में दिखाने की जरूरत नहीं है। पर्सनल एक्सपेंसेस वैसे जो है तो अदर पर्सनल हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस लोग अंदाजे से दिखाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि आपने एक फिगर बिल्कुल जितने पैसे मेरे निकले उतने ही दिखाने हैं, अंदाजे से अपने हिसाब से आप दिखा सकते हैं। ऑन एवरेज मेरा इतना खर्चा हुआ, इतने मेरे जो है वो मेरी वेल्थ कम हो गई, इतना मेरा खर्चा हुआ। अच्छा, जैसा कि हमने पहले बात की कि अगर आपने ट्रेवलिंग की है, ये फॉरेन ट्रेवलिंग है, यहाँ पर फॉरेन ट्रेवलिंग जो भी आपने पर्सनल की है वो सारे यहाँ पर आप कवर करेंगे। वो सारी फॉरेन ट्रेवलिंग की जितनी भी अमाउंट है, जितना भी आपका खर्चा हुआ है, कम से कम उसमें मैं ये आपको जरूर एहतियात बताऊंगा कि जो फॉरेन ट्रेवलिंग जो आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू की है, जो एयर टिकट्स हैं, उनके पैसे बिल्कुल ना छुपाएं, वो पूरे पूरे एक्सपेंस डिक्लेयर करने, वरना उसमें आप फंस सकते हैं। ठीक है, अगर क्लब से रिलेटेड कहीं आपकी मेंबरशिप पे फीस जा रही है वो यहाँ बताएंगे। एजुकेशनल एक्सपेंस, उसके ऊपर भी बात हो चुकी कि एजुकेशनल एक्सपेंस अगर आपके किसी बच्चे की, किसी भाई की 2 लाख से ज्यादा साल की फीस है किसी इंस्टीट्यूट में, जेबिस्ट वगैरह में, IBM है, किसी स्कूल में, और वहां पर वो 2 लाख से ज्यादा के ऊपर टैक्स काट रहे हैं 236 अंडर सेक्शन 236I, तो वो वहां से एजुकेशन वालों FBR को पता लग जाता है कि इन्होंने साल की इतनी फीस इंस्टीट्यूट को दी है, उसके ऊपर इतना टैक्स हुआ है, तो वो टैक्स भी एडजस्टेबल है, और उससे रिलेटेड जितना भी एजुकेशन एक्सपेंस है वो आप यहाँ सारा डिस्क्लोज कर दें, वो छुपाए ना। ठीक है, यहाँ पर आपने जैसे ही सारे पर्सनल एक्सपेंसेस डाले, मैं आपको कुछ एक्सपेंसेस फिल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हुआ 6,60,000। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है रेट टैक्सेस चार्ज। देखें, अब ये एक समझने की चीज है कि हमने एक डिविडेंड इनकम पे इनकम अर्न की, ठीक है ना, डिविडेंड इनकम मुझे आया साल का 2 लाख रुपए। ठीक है, मैंने यहाँ पर वेल्थ रिकंसिलेशन के अंदर, यहाँ जो वेल्थ रिकंसिलेशन है उसमें आप अगर आप नोट करें तो मैंने सारी की सारी ग्रॉस इनकम, जो मेरी ग्रॉस इनकम जो मुझे साल की मिली, मैंने वो वाली फिगर्स उठा ली टैक्स कंप्यूटेशन में से देख के।
अच्छा, उसके ऊपर ऐसी बात है टैक्स भी कटा होगा, मुझे तो पैसे नेट मिले हैं, मुझे पूरे पैसे तो नहीं मिले। अगर मैं सैलरी अर्न कर रहा हूँ, मेरी सैलरी साल की 12 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ पर 12 लाख रुपए लिख दिए। अब वो 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कटा, 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है, मिसाल के तौर पे 6 से 12 लाख के ऊपर 30,000 रुपए मेरा टैक्स कट गया। अब वो 30,000 रुपए तो मेरी वेल्थ मेरे पास नहीं है, वो तो खत्म हो गए। मैंने तो यहाँ पे 12 लाख इनकम दिखा दी। तो जो 30,000 रुपए जो मैंने टैक्स दे दिया वो कहाँ गया? वो मैं 30,000 रुपए टैक्स यहाँ पर रेंट टैक्सेस चार्जेस का जो कॉलम है, यहाँ पर जो जो टैक्स मैंने साल का पे कर दिया है वो मेरा कट चुका है। वो मैं पूरा टैक्स यहाँ पर बता दूंगा कि इतना मेरे पैसे टैक्स की वजह से मेरी वेल्थ कम हो गई। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंसेस, मैंने कैलकुलेट का बटन दबाया, जहां वहां पर जितने कैलकुलेट पर्सनल एक्सपेंसेस थे वो सब यहाँ कर उठ कर आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आप एक चीज नोट करें, आउटफ्लोज में भी गिफ्ट का कॉलम आ रहा है, गिफ्ट का टैब आ रहा है। ये जो गिफ्ट का टैब है, अगर किसी ने अपने रिश्तेदार को कोई गिफ्ट दिया है, चाहे वो चेक दिया हो, बैंक के पैसे दिए हो या प्रॉपर्टी दी हो, तो वो अपने रिटर्न में से उसको अपनी वेल्थ में से माइनस करेगा। अगर आपके अब्बू ने आपको बैंक के थ्रू पैसे दे दिए, 2 लाख रुपए दे दिए, बोला जाओ खर्च कर लो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, वो पैसे आपने अपनी वेल्थ में 2 लाख रुपए इन कर दिए, यहाँ पर 2 लाख रुपए हर इनकम आपने अपने पास शो कर दी। ठीक है। अच्छा, चूंकि वो आपके अब्बू ने अपने अपने ऑफिशियल पैसों में से दिए हैं, तो आपके अब्बू अपने एक्सपेंस के अंदर आउटफ्लोज में यहाँ गिफ्ट दिखा रहे होंगे कि ये बहुत जरूरी है। लोग गिफ्ट दिखाते हैं तो जब उनको ऑडिट खुलता है तो एक तो वो गिफ्ट डीड मांग लेते हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू, जिस चैनल के थ्रू पैसे गए हैं वो चैनल पूछ लेते हैं, दूसरा दोनों का रिटर्न मांग लेते हैं। जिसने रिटर्न गिफ्ट दिया है उसका रिटर्न भी मांग लेते हैं, जिसको गिफ्ट दिया गया उसका रिटर्न भी मांग लेते हैं। तो जरूरी है कि अमाउंट जो यहाँ पर इन हुई है वो जिसने आपको गिफ्ट दिया है उसके रिटर्न वेल्थ में से यहाँ पर ये अमाउंट आउटफ्लोज में उतनी ही अमाउंट माइनस हुई है। अगर उन्होंने अपने पास से 1.5 लाख रुपए आउट दिखाए और आप अपने पास 5 लाख दिखा रहे हैं, तो ये दोनों जो है दोनों टैक्स पेयर के लिए खतरनाक बात है। दोनों का ऑडिट खुल सकता है, दोनों से इसके मुतालिक सवाल हो सकता है। तो ये बहुत अहम चीज है कि यहाँ आउटफ्लो में जो जितना उन्होंने गिफ्ट दिखाया है, अगर उन्होंने आपको 2 लाख रुपए दिए और या 2 लाख दिखाए, तो आप भी यहाँ पर अपने पास 2 लाख ही दिखाएं। ज्यादा वेल्थ वाइड करने के चक्कर में 3 लाख 4 लाख करके होशियारी ना करें। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग बोलते हैं भाई वेल्थ वाइड हो रही है, गिफ्ट में दिखा दो। गिफ्ट में तो दिखा दो, लेकिन सामने वाले ने भी तो इतना गिफ्ट शो किया हो और पैसे भी तो उतने मुझे मिले हों गिफ्ट की फॉर्म में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मेरी वेल्थ रिकनसाइल नहीं है। यहाँ पर मेरे देखें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रहा है 1760 का। वो क्यों आ रहा है? नेट एसिड प्रीवियस ईयर मेरे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। और ये करंट ईयर की जो ब्लू टैब है ये भी देखें, जब मैं अपने पास यहाँ पर आप लेफ्ट में देखेंगे पर्सन एसेट्स का ऑप्शन दिया हुआ। यहाँ मैं जितने एसेट्स डाल दूंगा वो ऑटोमेटिकली मेरे उठ के यहाँ पर नेट एसेट्स करंट ईयर में आ जाएंगे। मुझे वो डालने की जरूरत यहाँ पर इस रिकंसिडरेशन के अंदर नहीं है। हाँ, ये जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है, ये जब तक जीरो नहीं होगा मेरा रिटर्न सबमिट नहीं होगा। इस अनरिकंसाइल्ड अमाउंट को जीरो करना जरूरी है अगर आपने अपना रिटर्न सबमिट करना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पहले नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर्स के नेट एसेट से क्या मुराद है? देखें, अगर आप फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके नाम पे पहले से कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, या आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसे पड़े हुए हैं। देखें, अगर आप फाइल कर रहे हैं 30 जून 2020 का रिटर्न, टैक्स ईयर 2020 का, अब आपने जुलाई 2019 से लेके जून 2020 तक की बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करनी है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। ये तो हो सकता है 1 जुलाई 2019 को भी आपके अकाउंट में पैसे हों, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो। तो जितने भी पुराने एसेट्स हैं वो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप उसको एक्सेल पे एक जगह नोट डाउन करें। बैंक बैलेंस से उनका ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, अगर कैश है तो कितना पड़ा हुआ है, गोल्ड है तो कितना पड़ा हुआ है, और जितने भी हैं और जो एसेट्स जो आपने एक्वायर किए हुए हैं, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वो आज की उनकी वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं, उनकी कॉस्ट, जिस दिन वो एक्वायर हुए थे उस वक्त उनकी कॉस्ट क्या थी, वो सारे एसेट्स लेके एक्सेल में उठाएं, उनका सम करें और उनको यहाँ पर नेट एसेट प्रीवियस ईयर में डाल दें। तो हम एक दफा एक जगह करके देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं आज पहली दफा रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो जुलाई 2019 पर ठीक है, मेरे पास कैश था, बैंक बैलेंस था, प्रॉपर्टी थी और एक कार थी। ठीक है, कैश था 15,000, बैंक में मेरे पड़े हुए थे ठीक है 2 लाख रुपए, प्रॉपर्टी थी जिसकी उस टाइम की कॉस्ट है 15 लाख रुपए। ठीक है, और गाड़ी है जिसकी कॉस्ट है 8,50,000, जो कि आज के दौर में नहीं मिलेगी मुझे इतनी की कोई गाड़ी। अच्छा, अभी इसका मैंने सम कर लिया। ये मेरे ये जो अमाउंट है 2565,000,
ये मेरे हो गए ओपनिंग एसेट्स, ठीक है, ओपनिंग एसेट्स ये मैं उठा के पोर्टल पे यहाँ जाके डाल देता हूँ, ये मेरे ओपनिंग एसेट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब पोर्टल कह रहा है पोर्टल के हिसाब से मेरे क्लोजिंग एसेट्स होने चाहिए 4325,000, जबकि मेरे एसेट्स के अंदर अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। ये एसेट पोर्टल ने किस तरह निकाले, अभी ये चेक करते हैं। देखिए बड़े आसान तरीका है इसका निकालने का। ये मेरे ओपनिंग एसेट्स आपके सामने आ गए। अब देखेंगे मेरी इस साल की नॉर्मल टैक्स इनकम क्या थी, नॉर्मल टैक्स इनकम, फाइनल टैक्स इनकम, ठीक है, तो मैंने अभी पोर्टल पे डाली है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल टैक्स इनकम थी मेरी 1150, फाइनल टैक्स इनकम मेरी थी 1100, ठीक है। ये मेरे ऐड हो गए एसेट्स में। अच्छा, एक्सपेंसेस क्या थे मेरे, एक्सपेंसेस मैंने जो पर्सनल एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस डाले वो मैं माइनस कर देता हूँ 6,90,000। ये बिल्कुल जस्ट लाइक फाइनल है, मैंने सारी इनकम ऐड की, एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, ठीक है। ये मेरे माइनस हो गए वेल्थ में। अब मैं अपनी आज अब इन सो अब करके मेरी बन जाएगी क्लोजिंग वेल्थ, क्लोजिंग वेल्थ बन गई भाई। अच्छा, ये मेरे ओपनिंग एसेट्स आ गए, ये मेरी इनकम है जो मैंने अर्न की, और ये मेरा एक्सपेंसेस है, ये माइनस मैंने ऊपर पहले से किया हुआ है इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ये मेरी टोटल वेल्थ बन गई 4125,000, ठीक है। टोटल मेरी वेल्थ कितनी आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए गिफ्ट भी दिखाया है, ये गिफ्ट भी ऐड कर देते हैं। गिफ्ट ये भी मेरी इनकम है, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर मेरी वेल्थ है 4325,000, टोटल भी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में बता रहा है 4325,000। अब इसी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट को हम जीरो कैसे करें हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, अब देखिए मेरे पास, अब पहले मुझे बनाना पड़ेगा मेरे क्लोजिंग वेल्थ का ब्रेकअप, ठीक है ना। देखिए क्लोजिंग वेल्थ में एक तो मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगी, कार थी ये उतने की उतनी वैल्यू पे दोबारा उठ के आ गई, ठीक है ना, ये मेरे पैसे के वैसे ही उठ के आ गए। कैश था, कैश पहले मुझे पास 15,000 पड़ा हुआ था, आज की डेट पर मेरे पास 75,000 पड़ा हुआ है, मैंने कैश डाल दिया, ठीक है, ये मेरा उठ के आ गया। अच्छा, बैंक बैलेंस था, बैंक बैलेंस मेरा मैंने बैंक से उठा के, पर्सनल में बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, 3 लाख रुपए पर्सनल बैलेंस था, वो मैंने उठा के डाल दिया, ठीक है। मेरे पास कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है। अगर आपके पास इनमें बैंक में पैसे नहीं पड़े हुए, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, और बाकी अगर आपके पास कोई अनरिकंसर्न्ड अमाउंट बचता है तो बेशक आप कैश में डाल दें, कोई मसला नहीं है। गोल्ड वोल्ड अगर आपके पास नहीं है तो गोल्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, आप भले उसको कैश में डाल दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आएगी, बिजनेस कैपिटल, ठीक है। देखिए बिजनेस कैपिटल जो यहाँ पर आप वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर दिखाएंगे, देखें यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बिजनेस कैपिटल दिखाने का, देखेंगे अगर आप वेल्थ में 7003 कोड है बिजनेस कैपिटल। ये बिजनेस कैपिटल में कौन सी अमाउंट आएगी, ये हमारा डिस्कशन जो है वो बिजनेस इनकम से रिटर्न से रिलेटेड हुआ था कि जब आप बिजनेस इनकम का रिटर्न भरेंगे तो आप ये बिजनेस एसेट्स इक्विटी लायबिलिटीज की जो बिजनेस बैलेंस शीट है वो आप पूरी यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। आपने ये वाली अमाउंट यहाँ से जो कैपिटल की अमाउंट यहाँ आ रही है, ये अमाउंट एग्जैक्ट यही अमाउंट यहाँ से उठानी है, और ये आपका बिजनेस कैपिटल, ये आपकी वेल्थ का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। देखिए अभी भी मेरी वेल्थ रिकंसाइल नहीं है, मैं समझता हूँ कि मेरे पास कैश ज्यादा है, मैंने बाकी पैसे कैश में दिखा दिए। अब ये मेरा ब्रेकअप बन गया, क्लोजिंग वेल्थ का ब्रेकअप ऑफ क्लोजिंग वेल्थ, ये क्या बन गया, ब्रेकअप ऑफ क्लोजिंग वेल्थ, ठीक है। अब ये जो मेरा ब्रेकअप बना, पूरा देखें, ये जो जितनी क्लोजिंग वेल्थ मैंने अभी आपको पहले बताया, रिकॉन में जो क्लोजिंग वेल्थ आ रही है उसके इक्वल होना चाहिए, जब जाके मेरी वेल्थ पूरी रिकॉन मेरी टाई होगी, उसमें अनरिकंसाइल्ड आइटम जीरो होंगे। अनरिकंसाइल्ड आइटम नहीं होने चाहिए, जब अनरिकंसाइल्ड आइटम होगा मेरी वेल्थ टैली नहीं होगी, मैं रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट नहीं सबमिट नहीं कर सकता। अब देखिए मैं वन बाय वन ये जितने भी एसेट्स हैं इनको अपने बैंक स्टेटमेंट में, वो आपको वेल्थ स्टेटमेंट में डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है बिजनेस कैपिटल, ये मैंने यहाँ गया, ये देखें टैब है ना पर्सनल एसेट लायबिलिटीज, इसमें हमें
बिजनेस एसेट्स बताने हैं। ये देखिए इसमें बिजनेस कैपिटल है, उसमें जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं वो मैंने आपको जब हमारे सबसे जो सेकंड सेशन था हमारा उसमें हमने बिजनेस एसेट्स बिजनेस हमारे ऐड करना सीखे थे कि टैक्स प्रोफाइल में अपना बिजनेस कैसे ऐड कर सकते हैं, उसका नेम किस तरह डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने वहां पर नेम डाला हुआ है एबीसी एंटरप्राइज, उसी नाम से आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे ही आपने नाम डाला उसने ये पोर्टल कर दिया, वाइट कर दिया, आपने यहाँ पर अपना बिजनेस कैपिटल डाल दिया जो मेरा कैपिटल आज की डेट पे है। कैश है, कैश जितना भी है वो यहाँ आ जाएगा, ये मेरा पर्सनल कैश है। बिजनेस का कैश तो हमने देखा था कि बिजनेस बैलेंस शीट में वहां डालने का ऑप्शन मौजूद था, ये मेरा पर्सनल कैश है। अच्छा पर्सनल आइटम ज्वेलरी वगैरह जो भी है मेरी गोल्ड है वो मैं पर्सनल आइटम में, अगर मेरे पास कोई महंगा फोन है जो मैं चाहता हूँ बताऊँ वेल्थ में मेरा पार्ट है, आईफोन वगैरह है, कोई सैमसंग का लेटेस्ट फोन है जिसकी ज्यादा है वैल्यू ज्यादा है, वो भी मैं अपना क्लोज कर सकता हूँ पर्सनल आइटम्स के अंदर, ठीक है। अच्छा कोई एसेट ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, आपके पास प्राइस बॉन्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रही कि इधर आपको कोई जगह नहीं नजर आ रही, देखिए यहाँ पर मोटर व्हीकल है उसका डालने का ऑप्शन है, घर का फर्नीचर वगैरह के लिए हाउस होल्ड इफेक्ट है, पर्सनल आइटम में आप गोल्ड वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, पीछे पोजीशन में कोई पेंटिंग वगैरह है, कोई ज्वेलरी है वो भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई एसेट्स हैं जैसे लाइफ स्टॉक्स हैं जिसका आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है डालने का, तो आप यहाँ पर एनी अदर एसेट्स के अंदर जाकर प्लस करके कुछ भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास प्राइस बॉन्ड अगर है तो मैं प्राइस बॉन्ड कुछ भी यहाँ पर जाकर नाम लिखूंगा वो अवेलेबल कर देगा, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, फिर आप ना जाएं। अगर आपके पास ऐसे कोई एसेट्स हैं जो ऊपर नहीं आ रहे, डिस्क्रिप्शन में शो नहीं हो रहे, तो आप यहाँ पर टैब में प्लस करके खुद ही ऐड कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा अब मेरे पास रह गई एक कार, एक प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस, ठीक है ना। देखिए कार मेरे पास है, अगर मेरे पास कोई गाड़ी है तो मुझे यहाँ पर प्लस दबाना पड़ेगा मोटर व्हीकल में जाके, वो गाड़ी का मुझसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, ठीक है। मेरी गाड़ी प्राइवेट है, कौन सी है, मॉडल कौन सा है, कैपेसिटी कौन सी है और किस कंपनी की है, ठीक है। प्राइवेट कार है मेरे पास, ठीक है। किसकी है, कोरोला की है तो कोरोला बता दिया, इंजन कितने सीसी का इंजन है वो बता दिया, ठीक है। और ये आपने ओके दबा दिया, ये मेरे पास खुल गया। यहाँ मैं डाल दूंगा कार की वैल्यू, मॉडल भी बताना होता है, अगर आप बता दे तो ठीक है, नहीं भी बताए तो कोई मसला नहीं है। मॉडल कार भी मेरी ऐड हो गई। आपको जब भी कोई भी चीज आप एसेट्स ऐड करेंगे आपको बार बार कैलकुलेट का बटन दबाना होगा। अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसी तरह मैंने प्रॉपर्टी उठाई, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है प्रॉपर्टी का कमर्शियल रेजिडेंट, ये है देखिए, ये प्लस दबाया मैंने यहाँ जाके, प्रॉपर्टी का एड्रेस बताना पड़ेगा, रेसिडेंटल प्रॉपर्टी है वो बताना पड़ेगा, ऊपर एड्रेस आ गया, ठीक है। रेसिडेंटल प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ जाके ये लिख दिया, ऊपर मैंने एड्रेस लिख दिया, और कितने गज पे है, 200 गज पे, 300 गज पे है, कितने गज पे है वो मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। यहाँ पूरा मुकम्मल एड्रेस लिखेंगे, और ये मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ उठाई, ये देखें यहाँ भी वाइट ऑप्शन अवेलेबल हो गया, यहाँ मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब मेरी एक चीज रह गई बैंक बैलेंस। अब यहाँ देखें आप ऑप्शन दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास हो, शेयर्स की वैल्यू हो, जो भी हो वो आप यहाँ जाके लिख सकते हैं, प्लस दबाया। ये आईबीएन नंबर मांग रहा है, बैंक का जो आईबीएन नंबर होता है 16 डिजिट आईबीएन नंबर होता है, 20 डिजिट होता है बास का, वो आपने पूरा आईबीएन नंबर यहाँ पे उठा देना है जिस भी बैंक का हो, ठीक है। फिर आपने बताना है कि आपका अकाउंट है, अगर अकाउंट है तो करंट है, सेविंग है और कौन सी बैंक में है, ठीक है। करंट अकाउंट है मेरे पास और एचपीएल बैंक में है, कराची लिख दिया मैंने, कराची में ब्रांच उसकी, ठीक है। यहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये मैं ठीक है। अब यहाँ देखें कि मैं कैलकुलेटर बार बार दबाऊंगा, मेरे एसेट्स यहाँ पर मेरे आ गए टोटल एसेट्स 4325,000, ठीक है। यहाँ पर भी मेरी एसेट्स हैं 4325,000, इसका मतलब है मेरी वेल्थ रिकंसाइल हो गई, अब मेरी वेल्थ में कोई डिफरेंस नहीं बचा। अब हम जाके इसको रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में चेक कर देते हैं। ये आपने देख लिया अनरिकंसाइल्ड अमाउंट मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास अनरिकंसाइल्ड अमाउंट कुछ भी नहीं बचा, मेरे एसेट्स और मेरी जो इंडिविजुअल बैलेंस शीट है वो पूरी की पूरी टाई हो गई, ठीक है। एक दफा मैं दोबारा आपको सम कर देता हूं कि इसका बड़ा आसान तरीका है बैलेंस स्टेटमेंट बनाने का। जितने भी आपके पुराने एसेट्स हैं, आप अगर फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप ओपनिंग में बता दें और उनकी कॉस्ट बता दें। कैश पड़ा हुआ है तो कैश की तो वैल्यू बता दें, बैंक बैलेंस है तो उसका पूरा बैंक बैलेंस बता दें। उसका आपको ब्रेकअप देने की जरूरत नहीं है, आपको इस साल के क्लोजिंग एसेट्स का ब्रेकअप चाहिए
प्रीवियस ईयर के ओपनिंग एसेट्स का जो ब्रेकअप है वो अपने पास ऐसी एक्सेल पे बना लें कि आपको पता हो कि मैं क्या क्या एसेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की कॉस्ट बताते हैं, अगर आपके पास कार है तो कार की कॉस्ट बताते हैं। ये मेरे ओपनिंग एसेट्स आप जाकर नेट एसेट प्रीवियस ईयर में खुद ही डाल दें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके वो जो एसेट्स हैं उनके ऊपर दोबारा सवाल नहीं आएगा कि भाई आपके एसेट्स कहाँ से आए। आपके वो एसेट गवर्नमेंट को पता होंगे कि इसके पास ये एसेट्स हैं। लेकिन मेरा मशवरा यह होगा कि इसमें कुछ छुपाए ना। अगर आपके पास 2-3 प्रॉपर्टी भी है किसी के पास, लोग डरते हैं बताने में, आप गवर्नमेंट को बता दें। जब नोटिस आएगा और आपसे पूछेंगे कि किस तरह कमाएं, तो फिर आप उसको बता दीजिएगा कि भाई मुझे विरासत में मिले हैं, या किसी ने गिफ्ट दिया है, या मैं पहले कोई काम करता था, सैलरी एंड करता था, उससे मिले हैं। लेकिन रिपोर्ट आप सारे एसेट्स अपने पुराने कर दें, उनका आपको ब्रेकअप नहीं देना। आपको सिर्फ अगर आज की डेट पे वो मौजूद हैं क्लोजिंग में, तो फिर उनका ब्रेकअप यहाँ पे आपको देना पड़ेगा क्लोजिंग एसेट्स के अंदर। अगर वो आपने बेच दिए तो उनका ब्रेकअप देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ओपनिंग एसेट्स में उसकी अमाउंट दे देनी है। ठीक है, साल के अंदर जो भी आपकी इनकम आएगी, अगर वो नॉर्मल टैक्स से पर्टेन करती है तो वो यहाँ आ जाएगी इनफ्लोस के अंदर, एग्जाम टैक्स से पर्टेन करती है तो सेकंड टैब में, फाइनल टैक्स से पर्टेन करती है तो थर्ड टैब में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये एडजस्टमेंट इनकम का कॉलम है, ये अगर साल में गवर्नमेंट एमनेस्टी वगैरह देती है और अगर आपने एमनेस्टी भरी है तो वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अच्छा गिफ्ट है, अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है, वो गिफ्ट की फिगर मैंने आपको पहले बताया, जिसके रिटर्न से निकला है वो अपने आउटफ्लो में यहाँ पर गिफ्ट शो करेगा, आप अपने इनफ्लो में गिफ्ट में यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो आपने माइनस कर दिए, ये आपकी फिर क्लोजिंग वेल्थ बन के आ गई 4325,000। फिर ये क्लोजिंग वेल्थ में आपका क्या क्या एसेट्स हैं उसका यहाँ आपने ब्रेकअप दे दिया कि मेरे पास आज की डेट पे ये एसेट्स मौजूद हैं। उनका सारा ब्रेकअप आइटम वाइज आपने यहाँ पर बता दिया। उसमें अगर कोई भी चीज मैंने आपको बोला एसेट जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि किधर डालना है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एनी अदर एसेट्स में जाके प्लस दबा के उस एसेट को डाल सकते हैं। अगर आपने एनी अदर एसेट में बैंक वगैरह बैलेंस भी डाल दिया तो कोई मसले की बात नहीं है, इसमें प्रेजेंटेशन नहीं है, बस ये है कि आपके सारे एसेट्स गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो। तो इस तरह ये आज हमारी जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट का सेशन खत्म हुआ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इस वीडियो सेशन के बाद वेल्थ स्टेटमेंट जो है अपनी कंपाइल करना आ जाएगी, आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बना सकेंगे और इंशाल्लाह आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि अपना रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट खुद फाइल कर लें। अच्छा, मैं आपको फिर एक दफा मशवरा दूंगा कि जब भी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट ओपनिंग या क्लोजिंग जो भी गवर्नमेंट को डिक्लेयर करनी है, वो पहले एक दफा एक्सेल पे या एक पेपर पे अपने पास सारी देख लें कि आपने क्या क्या एसेट गवर्नमेंट को क्या क्या दिखाने हैं, और फिर उसको इधर पोर्टल पे पुट कर दें। अच्छा, ये जो गाड़ी के वगैरह के रजिस्ट्रेशन नंबर है ये भी बड़े एहतियात से डालें, इनमें गलती ना हो, तो कि फिर यही नंबर गाड़ी के जो है वो गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट होते हैं। तो ये गाड़ी के नंबर हैं। इसी तरह अगर आपने कोई घर लिया हुआ है तो उसका प्लॉट नंबर वगैरह यहाँ पर पूरा जो मुकम्मल एड्रेस है प्लॉट नंबर के साथ, और रेसिडेंटल है कमर्शियल है, वो गवर्नमेंट को पूरा डिस्क्लोज करें। ठीक है, और बिजनेस कैपिटल यहाँ पर किस तरह है ये हमने देख लिया। ये ऊपर जो बिजनेस के अंदर जो हमने ये बिजनेस रिटर्न की क्लास में देखा भी था कि यहाँ जो एसेट्स रिपोर्ट होंगे, जो कैपिटल यहाँ पर रिपोर्ट होगा वही बिजनेस कैपिटल यहाँ मैं अपनी पर्सनल एसेट लायबिलिटीज के अंदर यहाँ पर बिजनेस कैपिटल के अंदर डालूंगा, और मुझे उसके साथ साथ किस बिजनेस से पर्टेन करता है उस बिजनेस का नाम भी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा इस पोर्टल के अंदर। ठीक है, ये जब आपकी वेल्थ रिकंसाइल हो जाए, जीरो हो जाए, आपके सारे एसेट सारी इनकम आपने डाल दी, जो आपका टैक्स बनता है वो पे कर दिया, उसके बाद आपने सिर्फ यहाँ पर वेरिफिकेशन में आपने अपनी पिन नंबर डालना है जो आपको एनटीएन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिलेगा। आपने वो पिन नंबर डालना है और फिर सबमिट का बटन दबा देना है। इस तरह आपका रिटर्न गवर्नमेंट को सबमिट हो जाएगा। उम्मीद है आपको जो है हमारे आज का सेशन पसंद आया होगा और इसमें आपको इतनी हेल्प जरूर मिल जाएगी कि इसकी बरकत से आप अपना रिटर्न इंशाल्लाह खुद ही फाइल कर लें। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।